Finally, जी I कैसी हैं can आप? see ठीक है? now. Finally, I can see. Actually, जो ओके मेरे लैपटॉप पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए ओके इट्स ओके, ठीक है। ठीक है। तो काशिफ साहब, आप एक्चुअली मुझे अपनी आवाज खुद आ रही है। Maybe you can turn down the volume. मुझे वो करना पड़ेगा ना, वो मेरी बैटरी उसकी खत्म हो गई है। Oh. Let me see if I can do that too. Okay. अच्छा, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। जी। तो सर, अभी जो आप देख रहे हैं, अभी जो आरजू वाला केस हुआ है, मैं चाह रही थी हम उस पे थोड़ी सी बात करते हैं। अब मेरे जितने हमारे जो लोग हैं फेसबुक पे, हमारे फ्रेंड्स कनेक्टेड है, उनसे थोड़ा शेयर करते हैं इसके बारे में, और अब अपने ख्यालात भी थोड़े से हम शेयर करते हैं, जो कि हम अक्सर आप फोन पे बात करते हैं इसके बारे में। तो सर, आप कुछ सबसे पहले कुछ बताना चाहेंगे, ये जितना भी जो वाकया हुआ है वो शुरू से लेके जो जितनी मतलब चीजों को हाईलाइट उन पे रोशनी डाली है कि जो मीडिया प्रेशर रहा, और फिर ये जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हुआ, और फिर ये केस हुआ, और ये सारा कुछ। तो सर, आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे, आप बताइए कुछ इस बारे में। बहुत शुक्रिया सारा, आपके नाजरीन को मेरी तरफ से पाकिस्तान से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। बेसिकली आप जो बात करी हैं अभी मौजूदा हालात जो पाकिस्तान में हैं, स्पेशली रिलीजियस मिनॉरिटी के हवाले से, और आप जो आरजू का केस हुआ उस हवाले से, तो देखिए पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मज़हब का एक ट्रेंड सा बन गया है। अब हमें आए रोज कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई नया वाकया सुनने को मिलता है। बदकिस्मती ये है कि उसी ही ऐसे ही वाकया का एक विक्टिम जो है पिछले दिनों में हमारी एक छोटी बच्ची जो है आरजू राजा बनी कराची में, और जिसकी उम्र 13 साल थी, और उसको जबरी तौर पे मजहब तब्दील कराया गया और उसके बाद उसके साथ शादी की गई। ये ऐसे जो वाकयात है सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस होते हैं, और जो इंसान दोस्त लोग हैं वो इन चीज़ों पे बड़ी सोचते हैं और उस पर सोच विचार करते हैं, और दोस्तों से शेयर भी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो माशरा है थोड़ा जंग-लुद्दा माशरा है, जहाँ पे बच्चियों को और निगाह से देखा जाता है, बड़ों को किसी और निगाह से देखा जाता है। तो ये जो आरजू का वाकया है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ, और इस वाकया में पाकिस्तान की जो मजहबी इकलीतें जो हैं अपने आप को समझती हैं कि शायद हम गैर महफूज हैं, या हमें बराबर के राइट्स नहीं मिल सकते, या हमें पाकिस्तान का आइन जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान का आइन जो है वो तमाम लोगों को यकसां बराबरी की बुनियाद पे बुनियादी हकूक देता। हाँ, गो कि किसी न किसी जगह पे थोड़ी कबातें हैं, थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, या थोड़ा तफरीक है, मसावी नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल इस तमाम इंसानों के लिए बराबर है, शहरियों के लिए बराबर हैं। लेकिन चूंकि
आरजू के केस में लोगों का यह भी गिला है, मजहबी अक़लीतों का, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी का, कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस मीडिया ने हमें बिल्कुल भी सपोर्ट इग्नोर नहीं किया किया। ऐसे मामला को देखने पे, हम्म। और कवरेज नहीं दी, और हाँ जी, सपोर्ट नहीं किया। लेकिन चूंकि आरजू का केस तो सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक जी जी पहुंचा, उस पर बिल्कुल। बात हुई, एक प्रेशर हम्म। पड़ा, जिसमें हुकूमत इन्वॉल्व हुई, जिसमें सियासी लोग इन्वॉल्व हुए, जिसमें हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट था या लाइन डिपार्टमेंट थे, वो सब इन्वॉल्व हुए। उन्होंने इस पे एफर्ट की, उसको इन्वेस्टिगेट किया, और पता चला कि वाकई उसकी उम्र जो है वो 13 साल, मतलब 13 से 14 साल के करीब है। तो ये फिर जाके उसको कुछ अभी उम्मीद हुई है कि शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, या थोड़ी रेमेडी जो है कोर्ट की तरफ से उनको मिली है, और अब उम्मीद की जा सकती है कि थोड़े इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में निज़ाम अदल का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है, कि जहाँ पे बहुत जल्द स्पीडी जस्टिस जो लोगों को मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन चूंकि थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इसके साथ एक जुड़ा हुआ वाक्य ये भी है, जो पंजाब के शहर फैसलाबाद में हुआ कुछ रोज पहले, जहाँ पे फर्क शबाज नामी एक बच्ची जो थी 12 साल की, उसके साथ भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया कि जिसको इस्लाम कबूल कराया गया और उसके साथ शादी की गई। जिस शख्स ने शादी की है उसकी 45 एज है। मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों इतने बड़ा अजीब से लोग हैं या इंसान हैं, कि हम फौरन ही बच्चियों को टारगेट करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, या उनसे हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। हालांकि ये टेक्निकली और समझता हूँ गलत है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि अपनी एज के हिसाब से इंसान को अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने का राइट होना है, और होना भी चाहिए। लेकिन उस केस में भी इस तरह का एक वाक्य सामने आया। लेकिन इससे पहले बहुत सारे वाक्य हमारे सामने हैं। आप देखें, आप शारद जावेद को देख लें, आप बारा शहबाज को देख लें, आप सुंदस आमिर को देख लें, या और शाजिया को देख हुमा लें। को देख इस लो। तरह हुमा का जी, केस तो हुमा अब को एक देख लें, साल हो हाँ हाँ, गया है। यस, 1 साल हो गया उसके केस जी को तो। जी, कराची की हुमा यूनुस को देख लें। तो ये सारे वाकयात जो हैं, ये अफसोसनाक है, और ये सोसाइटी के लिए और माशरे के लिए शर्मिंदगी का बायस है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे इंसानों का माशरा होता है, वहाँ पे इस तरह के वाकयात जो और तकलीफ दे होते हैं। गो के कुछ ऐसे माइंड सेट है, ऐसे लोग हैं जो माशरे में या मुल्क के अंदर, जो ऐसे वाकयात को समझते हैं कि वो शायद वो इस तरह के काम करके लोगों को मजहब तब्दील करा के या उनका कीदा तब्दील करा हम्म। के वो जन्नत में चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उनके कीदे के मुताबिक वो प्रैक्टिस करें। लेकिन आप इस तरह की प्रैक्टिस करके आप अगर किसी को मजहब तब्दील कराते हैं, तो आप उसको बहन भी बना सकते हैं, आप बेटी जी भी बना सकते हैं, आप उसको माँ का दर्जा भी दे सकते हैं। वो ज़्यादा, मेरा ख्याल, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप है, जहाँ पे एक इंसानी कदरों की और इंसानी रिश्तों की वैल्यू की एक अच्छी खूबसूरती ये एक परवान चढ़ेगा ना। तो ये प्रॉब्लम तो हमारे समाजी रवैयों का है, हमारे माशरती रवैयों का है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन आइन और कानून जो है उन्हें बराबरी के हकूक देता है। लेकिन एक तरफ आप देखिए कि सबसे अच्छी बात, खुशाइद बात ये है कि कराची के अंदर मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट मौजूद था, जिस वजह से आरजू को आरजू का। जस्टिस मिलने में थोड़ी, जी, कुछ उसको उम्मीद है कि वहाँ पे जस्टिस मिल सकता है। लेकिन जी पाकिस्तान के बाकी सूबों के अंदर आप देखें, केपी को देखें, या पंजाब को देखें, या बलूचिस्तान को देखें, तो वहाँ पर इस तरह के लॉ मौजूद नहीं है। बल्कि हम समझते हैं, या हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कोई इस तरह का नई लेजिस्लेशन करने की जरूरत है, जहाँ पर लॉ जो है वो बच्चों के हवाले से स्ट्रॉन्ग किस्म के बनाए जाए, और जबरी तब्दीली मजहब के हवाले से। पिछले दिनों सही। काकर साहब जो हैं, उन्होंने एक कोर्ट में एक मसवदा पेश किया है, बिल पेश किया है, तब्दीली मजहब और शादियों के हवाले से। तो उम्मीद है कि उस पर अब सूरत इस तरह की बन गई है पाकिस्तान में, कि अब हमें वो लॉ जो है उस पे उसको बनना चाहिए, और उस पे बनाने के लिए काम करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है, हम समझते हैं कि एक इस तरह का नेशनल लॉ हो जो पूरे मुल्क में नाफज हो। अब सूबा के पास, बिल्कुल हम मानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास इख्तियार है कि वो अपने मामला खुद चलाएंगे। लेकिन एक अगर इस तरह के, जहाँ पे रिलीजियस मिनॉरिटी हैं, या ट्रांसजेंडर्स हैं, या खवातीन हैं, या डिसेबल पर्सन हैं, तो इनके लिए एक नेशनल लॉ हो, ताकि वो तमाम इंसानों पे जो उस मुल्क में बसने वाली मजहबी अक़लीतें हैं, या मिनॉरिटीज़ हैं, या वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उन पे लागू हो, ना कि वो सूबों के साथ जुड़ा हो। अगर सूबों के साथ बनाना चाहते हो, तो फिर इस तरह के लॉ जो हैं सूबों में फ़ौरन बनने चाहिए। उसमें जी तखीर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंध में है, तो पंजाब में क्यों नहीं बन सकता? केपी में क्यों नहीं बन सकता? तो आपको बनाना चाहिए। अब एक 2013 में सिंध के अंदर ये एक्ट लॉ बना था। अब 2013 से आज तक जो 7 साल हो गए हैं, और 2020 भी खत्म होने वाला है,
तो अभी तक वो लॉ जो है पंजाब में या बाकी सूबों में नहीं है। तो ये जब तक लॉ नहीं होगा, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उस वक्त तक इस तरह के वाकयात जो है, जबरी तब्दीली मजहब है, रेप है, बच्चों के साथ ज्यादतियां हैं, कम उम्र की शादियां, ये होते रहेंगे। अब इसको रोकने के लिए हमें एक एक जॉइंट या स्ट्रॉन्ग किस्म का एक लॉ बनाने की जरूरत है, जो हमें चाहिए, जिस पे हम अमल करके ये बाकी चीजों को, मामलों को बेहतर कर सकते हैं। और सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये लॉ सिर्फ माइनॉरिटी की बच्चियों के लिए ही नहीं है, ये बल्कि जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं उनके जो भी अंडर एज बच्चियां हैं जिनकी शादी हो जाती है और फिर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। अम, बहुत दफा ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं कि ये जो है बच्चियों को जो है इवन जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको भी इस तरह से अगवा कर लिया जाता है, उनको मजहब तो तब्दील नहीं कराया जाता लेकिन जबरन निकाह करवा के उनको जो है इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये जो अगर लॉ पास होता है फेडरल के थ्रू पूरे पाकिस्तान के हर सूबे में इसको अगर दिया जाता है तो ये ना सिर्फ माइनॉरिटी बल्कि मेजॉरिटी के लिए भी फायदेमंद है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लॉ जो हैं वो कॉमन लॉज हैं। जैसे जी ट्रांसजेंडर सारे मिनॉरिटी में, तो क्रिश्चियन तो नहीं है या हिंदू तो नहीं है, वो तो मुस्लिम भी जी हैं। जी। जैसे हमने रेप की बात की है, रेप जो है हम्म। वो खवातीन के साथ है, वो क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है, उनके साथ है, तो उसके लिए बनने की जरूरत है। आपने बात कम उम्री की है, तो कम उम्री के तो तमाम लोगों के लिए बनना चाहिए। जी ये लॉ की बिल्कुल। हमें जरूरत है, मतलब हम ये समझते हैं कि मिनॉरिटी जो इजी टारगेट है, जी उनकी बच्चियां जो हैं वो आसान टारगेट के तौर पे उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है, और उनको वरगला फसला कर उनसे, उनको मजहब तब्दील करा कर उनसे शादियां कर ली जाती हैं। तो ये तो एक लॉ मतलब सबके लिए बनना चाहिए हमें, मतलब कुछ जी। लॉ मौजूद हैं पाकिस्तान में, अब ये नहीं कहते, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता। और कुछ इस तरह के लॉ है जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले बने थे। उस वक्त के हालात कुछ और थे, आज 2020 में 21वीं सदी के अंदर हालात कुछ और है। हमें अपने लॉ को चेंज करने की जरूरत है वक्त के साथ साथ, ताकि लोगों को इंसाफ के तकाजों में मुश्किल ना हो। अब जब तक जी लॉ में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ इस तरह के शिके हैं जो लोगों के लॉ इंसाफ हासिल करने में मुश्किलात पैदा करती हैं, तो फिर उस पर बात करने की जरूरत है, उसको हम्म। रिवाइज करने की जरूरत है, या उसको दोबारा बनाने की जरूरत है। तो ये हमें काम तो करना पड़ेगा, और ये हम सबकी जरूरत भी है, और माशरे की जरूरत है, इंसानों की जरूरत है। जहाँ पे इंसान बसते हैं तो वहां पे तो कानून चाहिए, वहां पे तो लॉ चाहिए। अगर आप लॉ नहीं बनाते तो फिर आप एक जंगल का माशरा बनाने जा रहे हैं ना, जो बन चुका जी। है। कभी कभी नजर आती है, हमें उस पर झलक नजर आती है कि हमारा जो माशरा है वो जंगल का माशरा लगता है, जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात है, लोगों के समाजी रवैये हैं, लोगों में बर्दाश्त नहीं है, लोगों में एक दूसरे को कबूलियत नहीं है। ये सारी चीजें जो इस ऐसे माशरे जो होते हैं वो कोई लॉफुल माशरे नहीं होते। और ऐसी जो चीजें होती हैं वो सारी वो जंगल के माशरे में होती हैं। और हम एक पढ़े लिखे माशरे का हिस्सा है, जहाँ पे इंसान बसते हैं और इंसानों के लिए लॉ मौजूद है, और लॉ पे अमल होना चाहिए। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, काशिफ साहब एक और सवाल। अच्छा, ये पूरी सिचुएशन को अगर आप रखें सामने और एनालाइज करें, ये तो मतलब फोर्स कन्वर्जन हमारा कोई आज का केस नहीं है। फोर्स कन्वर्जन हम्म। सिंध में इंटीरियर साइड पे रूरल सिंध में जो हिंदू बच्चियां होती हैं उनके साथ ये आम सी बात है। ये इसको मद्देनजर रखते हुए ही सिंध की हुकूमत ने जो है ये लॉ पास किया। तो अभी ये इसलिए ज्यादा हाईलाइट हुआ कि जो है सोशल मीडिया के थ्रू और फिर जो एक्टिविस्ट है वहाँ पे माइनॉरिटी एक्टिविस्ट है उन्होंने बहुत काम किया इस पे। तो अगर आप इस सारे सिनेरियो को सामने रखें तो आपको क्या लगता है कि रूट कॉज क्या है? क्योंकि मैं अपने तय ये समझती हूँ कि अ, जब आप जो है एक्सट्रीमिज्म जब आप किताबों में जो है वो पढ़ाएंगे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जब सिखा रहा है कि आप किसी को जो है वो जबरन मजहब तब्दील करवाएं या तो उससे जो है वो आपको आगे वो मतलब जो भी टीचिंग्स हैं अंदर वो डाली जाती हैं, उन पे स्पेसिफाई उन पे एम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रूट कॉज है, अगर बिल्कुल हम इसकी रूट कॉज पे जाएं कि ये क्यों होता है और किस वजह से होता है और क्या हमें चेंजेस करने की जरूरत है? एक गवर्नमेंट लेवल पे अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है या हमें जो है वो अ, जो है वो लॉ को ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है? तो आप क्या समझते हैं कि क्या रूट कॉज है? क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि रूट कॉज देखिए, जो है वो एजुकेशन सिस्टम है। उसमें अगर जब तक आप नहीं बताएंगे कि जो है
हर सारे जो जितने भी मज़ाहिब हैं और हर इंसान जो है वो बराबर है, और फिर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो है वो हिस्सा होने चाहिए, जिसमें वो आपको राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इमिग्रेशन, फिर उसमें आपके जो है राइट टू फैमिली, और मतलब राइट टू चूज, ठीक है, फिर फ्री फ्री विल, तो ये सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, जो कि न्यूट्रल हैं सारे सारे लोगों के लिए। बट उसके बजाय हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि आप देखेंगे तो वो है ही ताज्जुब से भरी हुई चीजें। तो देखिए, आप क्या आप समझते हैं? जो बात कर रही हैं उसका मैं सिंपल सा, जी मैं इस पे आप अपनी राय देना चाह रहा हूँ। असल में बात ये है कि देखिए, पाकिस्तान में एजुकेशन के सिलेबस में, स्कूल की किताबों में, सिलेबस में काफ़ी चीज़ें भी डाली गई हैं। जैसे आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, कुछ चैप्टर ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं, हज़रत ईसा इस्लाम के हवाले से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हैं, या फिर दूसरे जो अम्बिया नबी हैं हिंदू मज़हब के हवाले से हैं, सिखिज़्म के हवाले से हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें इंसाफ के अंदर डाली हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जहाँ पे 70 साल का माशरा जो जो एक कशमकश का शिकार है, और वो अभी तक एक सिविलाइज्ड माशरा नहीं बन सका, वहाँ पे मुश्किलात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारी जो इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल, उसने इस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि आप किसी को जबरन उसका मज़हब नहीं तब्दील करा सकते, जब तक वो अपनी मर्ज़ी से खुद ना चाहे। हमारे बहुत सारे उलमाए दीन जो हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इस पे अपनी एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि किसी का जबरन तब्दील मज़हब कराना, आप ये बिल्कुल गैर गैर आइनी है, गैर शरई है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक बाइंड सेट है, ये मखसूस लोग हैं। जी। पूरे पाकिस्तान के जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो ऐसा नहीं करते। बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे जो इंसिडेंट्स या वाक़यात होते हैं उनके खिलाफ हैं। वो समझते हैं ये ठीक नहीं है। हाँ, को अगर मज़हब तब्दील करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो अपनी विल से करे। फिर वो एक ख़ास मखसूस जो 18 साल या 20 साल बालिग होने के बाद करे, जब वो फ़ैसला करने के काबिल हो। अब एक बच्चा जो है वो छोटा है, अभी तो उसके पास मतलब ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है, ना कोई आईडी कार्ड है, ना उसके पास पासपोर्ट बनवा सकता है। ऐसी चीज़ें वो उसके पास बिल्कुल नहीं है, हुकूमत की तरफ से उसे बिल्कुल बाख्तियार नहीं बनाया गया। जब तक जी वो बिल्कुल, बाख्तियार इस नहीं तरह होता, से, सॉरी, बालग नहीं इसी होता, जी जी। उस वक़्त तक तो वो अपने माँ-बाप के साथ जुड़ा हुआ ना। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी, जिसमें ऐसे सरगोदा की एक बच्ची को जबरी तौर पे मज़हब तब्दील करवाया गया और उसने शादी की, और उसपे लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसले में कहा गया था कि जब तक बच्चा बालग नहीं होता, उसका वही मज़हब है जो उसके माँ-बाप का है। तो ये तो हमें इस बात को मानने की ज़रूरत है। हमारे जो मेजॉरिटी के दोस्त हैं वो इस बात को मानते भी हैं, हमारे उलमा दीन भी इस बात को मानते हैं। लेकिन ये आप जो बात करी, ये पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, और पूरे पाकिस्तान के हमारे जो मुस्लिम बहन भाई वो ऐसी सोच नहीं रखते। हाँ, हम्म। कुछ लोग हैं जो इस पे इस तरह का सोचते हैं, या जो इस तरह का एक्ट करते हैं। और अगर रियासत की तरफ से, जैसे आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग लॉ बना हो, जिस पे जी ऐसे इस तरह के एक्टिविटी करने वाले लोगों को रोका जा सके, उनको सख्त सजाएं दी जा सके, ताकि वो इस तरह का एक्ट जो है ना करें। और हमारे यहाँ चूंकि मजहब को शादी के साथ जोड़ दिया गया है, हालांकि शादी जो एक अलग इशू है, वो तो बच्चा 18 साल के बाद किसी से भी कर सकता है। बल्कि मैं तो सुबह किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि हमें कोई इंटरफेथ मैरिज एक्ट लाना पड़ेगा, लॉ लाना पड़ेगा, कि लोग अपने अकीदे के साथ जुड़े रहें। अगर वो दूसरे मजहब के किसी शख्स के साथ या लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं तो कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। और बाहर की दुनिया में भी ऐसा है। लेकिन आप अगर उसे तब्दीली मजहब की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर जो उनके जो जज्बात मजरू होते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, उनकी फैमिली का प्रॉब्लम आता है, तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस पे सोचना पड़ेगा, हुकूमत को और हुकूमती इदारों को, कि हमें जबरी तब्दीली मज़हब के हवाले से कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। सही। सर एक और सवाल ये है कि जब ये ऑफ कोर्स ये वाकया जब सामने आया तो बहुत सारे लोगों के बहुत रिएक्शंस जो हैं वो सामने आए। इसमें से एक मैंने रिएक्शन ये देखा लोगों का, कई लोग कहते हैं कि बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे माँ बाप, इस वजह से ऐसे हो रहा है, या जो है मतलब उनके अपने जो मजहब है उससे दूरी है, इस वजह से इस तरह से हो रहा है, उनकी सही तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि माँ बाप के, क्या ये जो लोगों के ये एलिगेशंस है कि लोग माँ बाप जो है वो बच्चों की तरबियत नहीं, उन्हें दूर रखते हैं, चर्च से दूर रखते हैं, इस वजह से इस तरह के वाकये हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
देखिए, ये जो लोगों की राय है वो उसमें ठीक है, मैं उसको मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप की तरबियत में कभी कभार छोटी मोटी कमियां रही रह जाती हैं, जिससे बच्चे जो हैं उनको अभी समझ नहीं होती उस उम्र में, जिस उम्र में वो इस तरह के फैसले कर लेते हैं। और उनको माँ बाप को चाहिए कि उनको थोड़ा मोटिवेट करें, मोबिलाइज करें, और ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छे शहरी बन सकें और एक अपने अच्छे अकीदे की प्रैक्टिस करने वाले बन सके। लेकिन दूसरी तरफ बुनियादी मसला जो है, जो आप बात करी हैं, वो हमारी सियासी और मजहबी लीडरशिप का भी है। हमारी हम्म। सियासी और जो मजहबी लीडरशिप है, वो अपना पॉजिटिव रोल अदा कर नहीं कर पा रही जिस तरह करना चाहिए था। अब ये जो जितने वाक़यात हो रही हैं, ये तो कुछ वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कहीं रिपोर्ट नहीं होते, जिनका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल हमें पता नहीं है, ना हमारे पास कोई डाटाबेस है। अब उन एरियाज़ के अंदर चूँकि चर्च जो है डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ जुड़ा होता है, सियासी जमातें जो है डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ जुड़ी होती हैं, और समाजी इदारे जो हैं वो भी डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ जुड़े होते हैं। अब ये समाजी इदारे जो हैं या मज़हबी इदारे जो हैं या जो है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस पे लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को अवेयरनेस दें, वो 18 साल की उम्र में जाके करें। अगर उससे पहले इस तरह की चीज़ें आती हैं, हम्म। देखिए रिलेशनशिप जो होता है वो, या नेगेटिव साइड पे लेके जाना, वो बिल्कुल गलत है। हेलो। आपको आवाज़ आ रही है? जी, आपको आवाज आ रही? तो देख रहे हैं, अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमसे सवाल भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके सवालों के जवाब भी दे सकें। अगर जी। उनके ज़हन में कोई उलझन है, कोई खलिश है या कोई सवाल है, तो वो ज़रूर करें। जी। तो हम उनके साथ उनके सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। असल में काशिफ साहब, मैं भी इस बारे में कुछ ऐड करना चाहूँगी। दरअसल बात ये है कि जो जहाँ तक लीडरशिप की बात है, हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे जो होते हैं, वो लोगों के घरों में जाते हैं, विजिट्स करते हैं। हमारी ज़्यादातर हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो लो इनकम फैमिलीज़ हैं। अब वो उनकी जॉब्स जिस तरह की होती हैं, और वो उनकी जो तो ज़्यादातर उनका जो मतलब टाइम है वो ज़्यादा जाता है रोटी पानी करने में, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने में। अब ऐसे में जो हमारे जो लीडर्स हैं, जितने भी, मैं सबको सबको कह रही हूँ, जितने जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जितने क्रिश्चियन लीडर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, वो हर घर से कनेक्टेड होते हैं। उनके पास मतलब उनके पास हर किसी के पास अपनी कलीसिया होती है। तो आप मेरे ख्याल में कि उनको भी इस तरह के जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो करने चाहिए कि जिसमें वो पेरेंट्स की काइंड ऑफ हेल्प करें बच्चों की तरबियत करने में, कि उनको अवेयरनेस देने में, अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में, और फिर ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी के बारे में, बल्कि उनकी मदद की जाए कि वो एक्सप्लोर करें कि वो आगे क्या अपनी एजुकेशन को लेके वो क्या उनका आगे स्कोप है। और क्योंकि उस माँ बाप जितने भी फर्ज करें, एक घराना है, वहां पे ज्यादा सैनिटरी वर्कर है, उसकी लो इनकम है और 4 बच्चे हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई कितनी, यूटिलिटीज हैं, तो इसमें दे रिलाई फॉर द रिलीजियस एजुकेशन ऑन द पास्टर्स एंड द इवेंजलिस्ट इन द कम्युनिटी। मैं सही कह रही हूँ, राइट? कि हम्म। वो रिलाय करते हैं, उनको जी पास्टर जी को पता है, पास्टर जी जो आ रहे हैं वो उनको पता है, वो ज्यादा जानते हैं, ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन। तो यहाँ पे उन पास्टर जी की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस फैमिली के बच्चों को जो है उनके साथ बैठें, कम्युनिकेट करें, उनके साथ उनको अवेयरनेस दें, ना सिर्फ रिलीजियस वैल्यूज के बारे में, बल्कि ओवरऑल एजुकेशन को लेके। और उनको आगे मतलब ऐसी गैदरिंग्स रखें कि जिसमें बच्चे जो हैं वो एक्सप्लोर करें, नए करियर हम्म। एक्सप्लोर करें, या छोटे छोटे फील्ड ट्रिप्स रख लें, जैसे बच्चे जो है वो स्कूलों में करते हैं। अब स्कूलों में जो है वो
माहौल उनको डिफरेंट मिलता है, फिर घर में आके उनको डिफरेंट मिलता है, तो ऐसे में फिर दे नीड टू ब्रिज समथिंग कि जो बच्चों की एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन दोनों को लेके साथ चले। तो आप क्या कहते हैं? बिकॉज संडे स्कूल इटसेल्फ इज नॉट इनफ। वंस बच्चा जो है संडे स्कूल, असल में हम वहाँ संडे स्कूल की भी एज नहीं रखते। आई आई वॉज माई सेल्फ अ संडे स्कूल टीचर। मेरे पास हम एक ही कमरे में सारी एज ग्रुप के बच्चों को बिठाते थे। हालांकि हर एज ग्रुप के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, उनकी जो है वो कैपेसिटी डिफरेंट होती है। हम वो जो छोटे बच्चों के गीत है वही हम जो है टीनेजर्स को सिखा रहे हैं। हालांकि टीनेजर्स वो अब लाइफ के दूसरे हिस्से में है, वो एक और हाँ, लेवल पे है। आप जो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, सोसाइटी जो है हमारी, जो है आपने भी कम्युनिटी की बात की है, जहाँ पे क्रिश्चियन फैमिलीज जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। लेकिन हमें अब हमारी हमारे फैमिलीज को बच्चियों की, स्पेशली बच्चियों के हवाले से, जब बलूगत के या हवाले से आम आदमी, आम खवातीन नहीं जानती, या मर्द भी नहीं जानते बच्चों लड़कों के हवाले से, तो इसके लिए तो हमें वो यही जिम्मेदारी है कि चर्च कोई इस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें, सेमिनार, जी, बिल्कुल बिल्कुल। यंग बच्चियों के लिए, यंग बच्चों यंग के लिए, बच्चों के ताकि लिए वो जी। उनकी जो एक एज है, 12 से 18 साल तक की जो एज है, ये जो नौजवानी की एज है, इसमें उनको बुलूगत के हवाले से या उनकी हेल्थ के हवाले से कुछ चीज़ों को शेयर किया जा सके, ताकि लोगों को पता चल सके। अब जी। पाकिस्तान के बहुत सारे स्कूलों में छोटे बच्चों को जिनसी हरासानी के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उनको बहुत सारी वीडियोस के ज़रिए, उनको सॉन्ग्स के ज़रिए, उनको पॉम्स के ज़रिए सारी चीज़ें जो शेयर की जाती हैं। लेकिन हमारा जो माशरा, चूँकि थोड़ा से हम बैकवर्ड एरिया से हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हैं, तो हमारे यहाँ खुल के इन इश्यूज़ पे बात करना भी लोग मुनासिब नहीं समझते, जिसकी वजह से बच्चों तक अवेयरनेस नहीं जा पाती। और अब ये ज़रूरी है कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, वो सियासी प्लेटफॉर्म है या मजहबी है या कुछ समाजी प्लेटफॉर्म है, उससे हमें बच्चों की, उनकी हेल्थ के हवाले से या उनकी बलूगत के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जान सकें कि हमारी बॉडी में जो तब्दीलियाँ हैं वो किस हवाले से, तो हमें उसको किस तरह आगे लेके चलना है। तो ये बुनियादी बुनियादी बात है। लेकिन चूंकि हम चूंकि इधर खुल के बात नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे भी आती हैं। लेकिन अगर रियासत जो है, चूंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके पास एक सिस्टम है, पूरा हेल्थ सिस्टम है, पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो अगर वो चाहे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एजुकेशन के ज़रिए, हेल्थ के ज़रिए या दूसरे अदारों के ज़रिए आम शहरियों के अंदर अवेयरनेस को पैदा करने में या बढ़ाने में बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। तो हम तो चूंकि सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग इस पे काम करते हैं, वो इस पे बात कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो देखें, सुने, और ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके कि उन्होंने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपनी हिफाजत खुद कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगेन हम उधर ही आते हैं, क्योंकि हमें अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर हमें हुकूमत को इस पे सख्ती से नोटिस लेके बेहतरीन को लॉ बनाने की ज़रूरत है, और लॉ पे अमल करवाने की ज़रूरत है। लॉ तो पहले भी बहुत सारे मौजूद है, लेकिन उन पे अमल नहीं होता। अमल नहीं और मैं होता, आपको बताऊं बिल्कुल। कि उसमें स्पेशली हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म की बड़ी अहम इसलिए ज़रूरत है कि हमारे यहाँ 99% केसेस जो हैं, वो खा रिलीजियस मिनॉरिटी से आते हैं, या ट्रांसजेंडर्स के हैं, या दूसरे जनरल लोगों के हैं। उसमें पुलिस जो है उनको प्रॉपर तरीके से टेकअप नहीं करती, और मेजॉरिटी में केसेस जो है, 99% केसेस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और उनकी वजह से, क्योंकि वो कभी रिश्वत के चक्कर पड़ जाते हैं, कभी वो तल्लक की चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी सिफारिश को आ जाती है, तो वो उस केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करते, और जो उसकी बुनियादी जो उस पर फेंस होता है, उसकी रूह से उसको देखते नहीं है। इसलिए वो इसको इसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। फिर हमारे जो निज़ाम अदल है, उसको थोड़ा और मॉडर्न करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के निज़ाम अदल में ऐड हुई हैं, जिससे बेहतरी आई है, लेकिन हमें हमें और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे कमियाँ कुताहियाँ हैं, उनको दूर करके, ताकि लोगों को सस्ता और फौरन जो इंसाफ मिले। जी, बिल्कुल। तो काशिफ साहब, थैंक यू सो मच आज आपका आपके टाइम का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और समय आपने के लिए हमें बहुत काम की बातें बताई। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो नेक्स्ट फिर हम करेंगे दोबारा सेशन नेक्स्ट वीक।
और अगर किसी के श्योर। कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आपको डायरेक्ट आपके पेज पे अप्रोच कर सकते हैं। और गुड टू गो। ओके। थैंक यू सो मच जी। आपके नाजरीन को, आपके सामीन को का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें काफ़ी देर बर्दाश्त किया। और आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज हमने इस अहम विषय पे बात की। बहुत जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।